मेरे प्यारे छात्रों, पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी किस तरह हमने बैनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी आनंदी पत्नी और भूप सिंह आनंदी के पिता भूप सिंह। श्रीकंठ सिंह बीए पास है, लाल बिहारी अनपढ़ा है। श्रीकंठ सिंह आनंदी से विवाह करता है, भूप सिंह तालुकेदार है, तहसीलदार हम मानते हैं। बहुत सारे गांव के रियासत के देखरेख करने वाले, बड़ा महल है, हाथी है, जंगली जानवरों को शिकार करके ला के पाल रहे हैं। बहुत सारे झाड़ भी हैं उनके घर के सामने, बड़ा अमीर है। 7 बेटियां हुई। भूप सिंह ने 3 बेटियों की शादी कर दी धूमधाम से, कर्जा भी हो गया। और चौथी बेटी है आनंदी, सुंदर है, गुणवती है। भूप सिंह को चिंता हो गई, वो अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। स्वाभाविक रूप से माँ बाप अपने बच्चों को चाहते हैं, उसमें भी अगर वो सुंदर हो, अगर गुणवान हो तो वो चाहते हैं। श्रीकंठ से उनकी मुलाकात होती है भूप सिंह की। पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा है, इनका खानदान भी एक ज़माने में अमीर था। सोचकर उनकी धूमधाम से शादी कर देता है। आनंदी श्रीकंठ के घर आती है। ग्रामीण प्रदेश का देहाती मकान, देहाती यानी ग्रामीण मकान, सीधा साधा छोटा सा घर था। किसी भी तरह के ऐशो आराम की चीज़ें इनके घर में नहीं थी। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। वो बहुत सारा सामान अपने घर से लाई थी ताकि घर में उसका उपयोग हो सकता है सोचकर, लेकिन वो जो सामान है उसका उपयोग वहाँ पर नहीं हो रहा है। इतना ग्रामीण प्रदेश वाला घर है, अच्छा है। कुछ ही दिन में बड़े घर की बच्ची है, गुणवती है, तो अपने आप को वहाँ पर संभाल लिया। वो भूल गई कि बहुत सारे ऐशो आराम की चीज़ें वो अपने ज़िंदगी में, उसके ज़िंदगी में थी, वो भी भूल जाती है। उस तरह से वो घर में काम कर रही है, अपने आप को समा गई है। लाल बिहारी सिंह कहीं से 2 चिड़िया पकड़ कर लाता है, भावज को देता है, भाभी को देता है पकाने के लिए। वो पकाती है, जो पाव भर घी था उसमें डालकर पका देती है। दाल में घी नहीं छोड़ा था। उस बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है और लाल बिहारी अनपढ़ गवार जो लकड़ी का जूता उठा के मारता है, उसके सर पर जाकर पड़ता है तो हाथ आड़े करती है, हाथ में बड़ी चोट आती है। ये घटना आप जानते हैं, पिछले क्लास में हुई थी। शनिवार को श्रीकंठ सिंह घर आए, सारी बात जान ली, गुस्सा हो गए। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। इतना हिम्मत इस छोकरे का कि पत्नी को झूठते से मारे, ये सहन करने की बात नहीं है। रात भर नहीं सोया श्रीकंठ। उससे आगे बढ़ते हैं। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्वाभाविक अनुसार औरतों को तो रोना आता है, वो रोने लगी। श्रीकंठ धैर्यवान थे, शांत पुरुष थे। उन्हें कभी कभी गुस्सा आता था, बार बार गुस्सा नहीं आता था। गुस्सा नहीं आना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। जब भी गुस्सा आता है तो विनाश होता है। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। अगर पुरुष के अंदर गुस्सा है, औरतें रो रही हैं,
ये तो पेट्रोल बन जाएगा, आग में पेट्रोल डालने के बराबर हो जाएगा। ओ धड़क। अगर पति बहुत गुस्से वाला है तो पत्नियों को रोना नहीं चाहिए। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। रात भर सोए नहीं, गुस्से में है। ऐसा हो गया अनएक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। श्रीकंठ इतनी मेहनत से बाहर जाके काम कर रहा है, एक घर में ऐसा हो रहा है। प्रातः कल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह ना होगा। सुबह उठे सीधा दादा के पास गए, बोले दादा इस घर में मेरा निवाह नहीं होगा। निवाह यानी रहना, बिताना, जीवन बिताना, निवाह। जीवन बिताना। जीवन बिताना, साथ रहना, एडजस्ट करके रहना, जिंदगी करना नहीं होगा करके बताया। इस घर में मैं नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। विद्रोह, गुस्से से डिसीजन लेना, ये तो विद्रोह है। घर छोड़ के जाना विद्रोह है, सही नहीं है, अन्याय है, ये उसका मानना था। कितने गांव में जो भी घर छोड़ने की बात करता था तो सुजान जाके उनको आड़े हाथ लेता था, झगड़ा करता था, शहर जाना नहीं देता था। लेकिन ऐसा श्रीकंठ आज खुद कह रहा है। परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दुर्भाग्य देखो, उस खुद को कहना पड़ रहा है, घर छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता इस घर में। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है, लेकिन दूसरों को उपदेश देना कितना आसान है, लेकिन खुद पर जब बीतती है तो। बहनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले क्यों? बहनी माधव सिंह घबरा गए, कभी सोचे नहीं थे कि बच्चे अलग हो जाएंगे। क्यों पूछा श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है, कुछ मान प्रतिष्ठा का विचार है पिताजी। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। आपके घर में अन्याय हो रहा है, इस घर में अन्याय हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वे ही उनके सिर चढ़ते हैं, सर पर बैठ रहे हैं। मैं दूसरे का नौकर जो ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। खड़ाऊ मैंने बताया लकड़ी का चप्पल। मेरे पीठ पीछे मैं कमाने के लिए शहर जाता हूँ, यहाँ पीठ पीछे औरतों पर जुल्म हो रहा है, जूतों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। बौछारें यानी बरसना। बौछारें यानी बरसना, जूतों की बरसात हो रही है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले। कड़ी बात, कड़वी बात, एक नहीं दो चार कड़वी बातें कह लो, कोई बात नहीं, मैं सह सकता हूं। किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। ये कैसे हो सकता है? लात घुसे पड़े मुझे, मैं दम ना लूं, कैसे हो सकता है? बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। के पास जवाब नहीं है। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवक रह गया। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ सिंह को इस तरह कभी नहीं देखे थे। आश्चर्य हो ठाकुर को कि बेटा इस तरह बदल गया।
हर बात सहन करता था, हर बात के लिए हाँ में हाँ बोलता था, आज उल्टा बोल रहा है। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। बहनी माधव सिंह अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा है, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, औरतों की बात सुन के घर छोड़कर जाना चाहते हो। औरतों को सिर चढ़ाना अच्छा नहीं, उनकी बातें सुनना नहीं चाहिए, कह के बता रहा है। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूं आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूं, मैं आपके आशीर्वाद से इतना बड़ा मूर्ख नहीं आप जैसा समझ रहे हो। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए। पिताजी, मेरे ही वजह से बहुत सारे घर सुधर गए हैं। अगर मैं नहीं सुधारता तो कई लोग शहर छोड़ के चले गए होते अपने पतियों को लेकर। मैंने उनको समझा बुझाकर घर में रखा है। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूं, जिस स्त्री का अपमान हो रहा है, जिस स्त्री पर जुल्म हो रहा है, उसका उत्तरदाता मैं हूं भगवान के पास। भगवान को उत्तर मुझे देना है, आपको नहीं। उसकी पत्नी पर अन्याय जुल्म हो तो उसके जिम्मेदार उसका पति होता है। भगवान उसके पति को पूछेगा, क्या तुम्हारी पत्नी पर जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, तुम चुप थे? उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। उस और स्त्री के साथ पशु जैसा व्यवहार घोर अन्याय है पिताजी, मैं सहन नहीं कर सकता, असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। आप सच मानिए, लाल बिहारी को मैं दंड नहीं दे रहा हूं। अब बहनी माधव सिंह भी गरमाए। बहनी माधव सिंह को थोड़ा गुस्सा आया। ऐसी बातें और ना सुन सके, बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन पिताजी बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा भाई है, उससे गलती हो गई, उसके कान पकड़ो, उसके दंड दे दो। लेकिन ऐसी बातें मत करना। श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बहनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकंठ को उसके व्यवहार, लाल बिहारी के व्यवहार से स्वाभाविक रूप से ये निर्णय लेना पड़ा कि वो मेरा भाई नहीं है। अगर मेरा भाई हुआ तो ऐसा करता, भाभी को चप्पल से मारता? नहीं, वो मेरा भाई नहीं। बहनी माधव सिंह बोले, क्या स्त्री के पीछे? ये अपनी पत्नी की बात सुनकर भाई को भाई नहीं बोल रहा है। श्रीकंठ, जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण। मैं पत्नी की बात सुनकर नहीं कह रहा हूं, लाल बिहारी की क्रूरता को देखकर कह रहा हूं। अविवेक जो पागल आदमी करता है, तो अनपढ़ गवार जो काम करता है, वो अविवेक, नॉनसेंस। अविवेक यानी नॉनसेंस। नॉनसेंस वाला काम वो क्या है, उसने किया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। बहनी माधव सिंह अपने बेटे की तरफदारी कर रहे हैं, अपने बेटे को वो गलत काम किया है ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन श्रीकंठ को शांत करना चाहते हैं। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। गांव के लोग हुक्का चाहिए, चिलम चाहिए, तंबाकू चाहिए उस चिलम में भरकर पीने के लिए।
इसी बहाने आकर बैठ गए घर में। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, स्त्रियों को, गांव की स्त्रियों को मालूम हो गया श्रीकंठ पिताजी से लड़ रहा है, वो पत्नी के लिए, तो खुश हो गए। उनको आश्चर्य भी हुआ, वह खुशी भी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। श्रीकंठ सिंह क्या कहता, बैनी माधव सिंह क्या कहता, सुनना चाहते थे। बेटा क्या गाली देगा बाप को, बाप क्या बोलेगा बेटे को, ये सुनना चाहते थे। तिल मिलाने लगे। बहुत इंटरेस्ट था उनको वो बातें सुनने के लिए, झगड़ा देखने के लिए। कुछ लोगों को झगड़ा देखने के बड़ा आनंद मिलता है। किसी घर में झगड़ा हो रहा है, खुशी से सारा काम छोड़ के आके देखते खट जाते हैं। पूरा झगड़ा खत्म होने तक सुनते हैं, देखते हैं, आनंद से अंदर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा हुआ उनके घर में, ऐसा हुआ, बाद में वो कई लोगों को बताते हैं, ये देखो उनके घर में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये मनुष्य का स्वभाव है, कुछ लोगों का, सब लोग नहीं। गांव में कुछ ऐसी कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। कुछ लोग थे कुटिल, कुतंत्र लोग। कुतंत्री लोग, बुरे लोग, बुरे लोग बोल सकते हो हम, आसान बात नहीं। बुरे स्वभाव के लोग होते हैं ना, हर गांव में होते हैं, हर एरिया में होते हैं, कोई ना कोई आदमी, बुरा आदमी होता ही है। ऐसे लोग थे, इनके नीतिपूर्ण गति पर जलते थे। इनके घर का पुराना घराना, दादाजी का पुराना बाप दादाओं का घराना, बड़े अमीर घराना, जमींदार थे एक ज़माने में इनके दादाजी। कुछ नीतिपूर्ण अनुशासन था इनका घर का, उससे जलते थे ये कुछ लोग। वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए कि वो दब्बू है, उसकी बात सुनता है, उसके पिताजी की बात, हर बात सुनता है, वो दबता है। उसके पिताजी उसको दबाता है, वो दबता है, मतलब हर बात बाप की मानता है, एक बात भी नहीं छोड़ता, जो भी कहता है वो मानता है। इसे व्यंग्य रूप से वो लोग कहने लगे। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। पढ़ा लिखा है, बीए ग्रेजुएट, एक किताबों का कीड़ा है, इसलिए पढ़ा। अगर हम भी किताबों के कीड़े होते तो हम भी बहुत पढ़ते। 24 घंटे पढ़ता है वो, इसलिए इतना मार्क्स लिया। मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ता हूँ, देखो कितना मार्क्स लिया। मैं भी उसकी तरह मैं लेता तो मैं रैंक आता। ऐसे बोलते हैं। पढ़ना आसान नहीं है, बोलना आसान है। आराम से हम दूसरों के बारे में क्रिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन खुद करना मुश्किल होता है। अरे भाई पढ़ के दिखाओ उसकी तरह, लेके दिखाओ उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं, ये नहीं कर सकते। बोलना चाहते हैं सिर्फ। बैनी माधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महान भावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। अरे ये सारे लोग चाहते थे, गांव के लोग, कुछ लोग, कि इनके घर में झगड़ा हो, इनके घर में कुछ हो, तो हो गया, सब लोग खुश हो गए। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। और ये सिर्फ सुनना नहीं चाहते थे, देखना भी चाहते थे कि किस तरह झगड़ते हैं। इसलिए कुछ लोग लगान की रसीद, टैक्स, लगान यानी टैक्स, टैक्स रेसिप्ट, और कुछ लोग हुक्का पीने के बहाने हुक्का पीते थे। वो तंबाकू डाल के हुक्का पीना। एक पाइप होता है इस तरह, ये ऐसा पाइप होता है, एक कनेक्शन होता है, इसमें आग डाली जाती है और तंबाकू डाला जाता है, और इसे यहाँ से पाइप से खींचते हैं, पीते हैं, हुक्का पीना।
उसके बहाने आकर वो कॉमन था उस ज़माने में, हुक्का पीना जैसे कि चाय पीने के बराबर था। कोई जाकर ठंड से बचने के लिए पी सकता था। बैनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उनको मालूम हो गया, क्या मालूम हुआ? लोग आके बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। सुजान भगत बैनी माधव सिंह अपने बेटे श्रीकंठ के साथ झगड़ा कर रहे हैं। गांव के लोग आकर घर में बैठ रहे हैं, देखना चाहते हैं कि झगड़ा कहाँ तक पहुँचेगा। मन ही मन खुश हो रहे हैं। बैनी माधव सिंह इन बातों को जान गए। पुराने आदमी जो थे इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। बैनी माधव सिंह समझ गए, पुराने आदमी थे, अनुभवी थे, इन आदमियों को ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा, खुश होने का मौका नहीं दूंगा, जो चाहते हैं वो होने नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। आखिर बैनी माधव सिंह ने मान लिया कि लाल बिहारी ने गलती की, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, ये लोग चुपचाप उठकर अपने घर चले जाएं, इनको खुश होने का मौका मैं नहीं दूंगा। ये सोचकर उन्होंने नरमी बरती, नरम हो गए और बेटे को समझाने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने आखिरी बात कही, अब लड़के से गलती हो गई बेटा, क्या करूं। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। कौन अनुभव रहित ग्रेजुएट? श्रीकंठ सिंह। अनुभव नहीं है, उसको मालूम नहीं और कि लोग क्यों आके बैठ रहे हैं। वो अपने झगड़े पर तुला हुआ है, अपनी बात को रखना चाहता है। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। अपने कचहरी में डिबेटिंग क्लब होता था, हर बात को वो साबित करके रखता था, जीत हासिल करता था। जो बात कहता था वही सही है, सबको दिखा देता था, साबित कर देता था। ऐसा श्रीकंठ सिंह। इन हथकंडों की उसे क्या खबर? हथकंडे अंदर जो इरादा लेके आकर बैठे हैं, झगड़ा देखना चाहते हैं, झगड़ा और जारी हो जाए और ज़्यादा झगड़ा हो जाए, दोनों अलग हो जाए, ये चाहते हैं ऐसे लोग। उसको क्या खबर? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। लाल बिहारी के साथ मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, बता दिया। बैनी माधव सिंह, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। किसने किससे कहे? 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन में। बैनी माधव सिंह अपने बेटे श्रीकंठ सिंह से कहा, इतना लिखने से 1 अंक मिलेगा। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। अरे भाई छोटा है, ना समझ है, गलती हो गई, क्षमा करो, माफ कर दो उसको। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। उसकी दुष्टता के लिए मैं उसे माफ नहीं करता, मैं माफ नहीं कर सकता उसको। ये दुष्टता, गलत काम, दुष्ट लोग करने का काम है, ये उसने किया है, मैं उसको कदापि माफ नहीं कर सकता। अगर वो आपको बड़ा प्यारा है तो उसको घर में रखो, मुझे विदा करो, मैं अपना भार में संभाल लूंगा। जो कुछ मेरा खर्चा होगा मैं देख लूंगा, मैं अपना जीवन बिता लूंगा, कोई चिंता नहीं। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। मुझे रखना चाहते हो तो रखो, उससे कहो कि वो चला जाए, कहीं भी चला जाए, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। बस यही मेरा अंतिम निश्चय है, ये मेरा अंतिम निश्चय है, फाइनल डिसीजन।
लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। लाल बिहारी सिंह घर के दरवाजे के पीछे सारी बातें सुन रहा है। वह उनका बहुत आदर करता था। आदर यानी सम्मान। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बड़ा आदर करता था, सम्मान करता था, गौरव करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। इतनी भक्ति थी अपने बड़े भाई से, गौरव था कि उसके सामने चारपाई पर नहीं बैठता था। चारपाई काट, छोटा काट होता था, त्रिड वाला खाट होता था। अब देख सकते थे कि वो ढाबा के सामने डाले रहते हैं बैठने के लिए, आराम करने के लिए, ऐसे खाट। उस पर कभी नहीं बैठता था उसके सामने, ना हुक्का पीता था। हुक्का पीना, पान खाना, ये काम नहीं करता था उसके बड़े भाई के सामने। बाप का भी वह इतना मान ना करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने पिताजी को भी इतना गौरव नहीं देता था लाल बिहारी सिंह, उससे अधिक गौरव अपने भाई को देता था। लेकिन श्रीकंठ सिंह भी लाल बिहारी को बहुत चाहता था। उतनी श्रद्धा थी, उतना ही गौरव था, उतना ही प्रेम था अपने छोटे भाई से। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था, एक धमकी तक नहीं दी थी, कभी जोर से नहीं चिल्लाया था अपने छोटे भाई पर, कभी जोर से बात नहीं किया था। घुड़कना यानी जोर से बात करना, घुड़का। जोर से बात करना। अपने भाई को जोर से बात तक नहीं की। तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाता। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। शहर से जब आता श्रीकंठ सिंह अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाता, कपड़े लाता, ऐसे कुछ चीज़ें लाता। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। नागपंचमी के दिन जो दंगल का आयोजन हुआ था, दंगल यानी कुश्ती, कुश्ती में अपने से बड़ा पहलवान, लाल बिहारी से बड़ा पहलवान को उसने पछाड़ दिया था। पछाड़ना यानी हराना। तो श्रीकंठ सिंह अखाड़े में गए, अपने भाई को गले लगा लिया, इतना खुश हुए। तो लाल बिहारी से दुगना बड़ा पहलवान को हरा दिया था लाल बिहारी सिंह ने। तो भाई खुश होकर भाई को गले लगा लिए अखाड़े में। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। 5 रुपए सब लोगों में उड़ा दिए, लुटा दिए श्रीकंठ ने। 5 रुपए बहुत बड़े पैसे होते हैं, एक एक पैसा की वैल्यू बहुत थी उस जमाने में। तो 5 रुपए सारे लोगों में बांट दिए भाई कुश्ती में जीतने की खुशी में। ऐसा भाई, इतना प्रेम रखने वाला भाई, इतना स्नेह रखने वाला भाई, आज उसी के मुंह से यह बातें निकल रही हैं कि लाल बिहारी को घर छोड़कर भगाओ, नहीं तो मैं जाऊंगा, उसे रखो मैं जाऊंगा, उसके साथ मैं नहीं रह सकता, ऐसा बता रहा है। ये बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, ग्लानि, दुख। बड़ा दुख हुआ लाल बिहारी को। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था।
लाल बिहारी रोने लगा, इतना बड़ा पहलवान रोने लगा। इसका मतलब है कि पछतावा हो रहा है उसको। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। उसकी छाती धड़क रही थी भाई के आने से पहले, भैया क्या कहेंगे, मैंने तो भाभी को मार दिया, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। लाल बिहारी हमेशा गलत करने के बाद ये सोच तो मन में आती है, मैंने गलत कर दिया, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। हमारे अंदर जो दुष्टता होती है तो गलत काम हो जाता है, उसके बाद पछतावा होता है, फिर हम सोचते हैं कि ऐसा काम कभी ना करें। उससे पहले अच्छा है कि हमेशा अच्छाई को अपने अंदर बनाए रखे ताकि गलत काम ना हो। मैं कैसे उनके सामने जाऊं, मैं कैसे समझाऊं कि भैया मुझे भला बुरा समझा देंगे, बुलाकर समझा देंगे। सोचा था गलती मुझसे हो गई, लेकिन भैया मुझे बुलाएंगे, मुझे समझाएंगे, ये सोचा था। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। लेकिन लाल बिहारी सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। लेकिन भैया तो मुझे बुलाएंगे, समझाएंगे, ऐसा समझा था मैं, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। दया ही नहीं भैया के मन में मेरे लिए, निर्दयता। दया अपोजिट, निर्दय, निर्दया, ओके, अपोजिट विलोम शब्द। लाल बिहारी सोचा था भैया में दया है, लेकिन ये तो निर्दया की मूर्ति बन गए। परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। लाल बिहारी सिंह को बहुत दुख हुआ। वो सोचता था भैया मुझे बुलाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे तो भी कुछ नहीं था, कोई बात नहीं थी, मुझे दुख नहीं था। लेकिन इस बात से मुझे दुख हो रहा है लाल बिहारी को, तो भैया अन्याय कर रहे हैं, मुझे घर से निकालना चाहते हैं। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। श्रीकंठ सिंह अपने लाल बिहारी भाई की चेहरा देखना नहीं चाहता था, उसका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। ये बात सहन नहीं हुई लाल बिहारी को। इस बात से लाल बिहारी को बड़ा दुख हुआ। आंखें पोंछी जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेंगे। अंदर गया, कपड़े पहना, आंखें पोंछी, जो रो रहा था आंखों से आंसू आ रहे हैं, पोंछ लिया ताकि दूसरे लोग ना देखे कि इतना बड़ा आदमी होकर रो रहा है। भाभी के पास गया, भाभी से कहा, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ घर में नहीं रहना चाहते, अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। पश्चाताप हुआ है लाल बिहारी को। अब भैया की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो गया है। सीधे भाभी के पास गया, बताया, भाभी भैया मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। कहते कहते फिर उसको दुख हो गया। पनमार्क किसने किससे कहा, अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते इसलिए अब मैं जाता हूँ। किसने किससे कहा, लाल बिहारी ने अपने भाभी से कहा। लाल बिहारी ने अपनी भाभी आनंदी से कहा। 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर किसने किससे कहा एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये कहते कहते उसका गला भर आया, दुख बाहर आने लगा। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था,
उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए, भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। लाल बिहारी सिंह भाभी के द्वार पर खड़ा है, बोल रहा है। अब श्रीकंठ सिंह आए, लाल बिहारी की तरफ देखा भी नहीं, ऐसे चले गए अंदर, उसकी परछाई भी ना पड़े मेरे ऊपर कहकर इतनी दूर से अंदर चले गए। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। बड़े घर की बेटी है, गुणवती है, उसको दुख हुआ। अरे भाई ये क्या ऐसा हो गया, मैं नहीं समझती थी ऐसा होगा। क्या ये मेरे पति भाई को घर से निकाल रहे हैं? शायद आपके ज़माने में होते तो खुश होते औरतें, अच्छा हुआ चलो अब मुझे घर अलग करेंगे, मैं आराम से स्वतंत्र रूप से अपने घर में रह सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था उस ज़माने के बड़े घर की बेटी में। वह मन में अपने पति पर झंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें। देखो बड़े घर की बेटी है, क्या सोच रही है, इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्से वाली बात थी भाई, गुस्सा आ गया। आपने रो रो के समझाया था, लाल बिहारी चप्पल से मारा है कहकर रो रो के बताई तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? गुस्सा आ गया, आप कह रही है इतना गुस्सा क्यों होते हैं? अरे आनंदी को इस बात का भी डर था कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को कह दें, चलो इलाहाबाद चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, इस घर में नहीं रहेंगे, ये लोग मार रहे हैं, ये लोग दुष्टता के लोग हैं, क्रूर लोग हैं, मुझे लेकर चल दिए तो फिक्र कर रही है। आज के होते आजकल के दौड़ के जाते, सूटकेस तैयार रहता, बाद में बाकी का सामान आप लाओ, पहले सूटकेस लेकर चलते हैं, कहीं भी रह लेंगे, ये घर में नहीं। अगर पति नहीं आया तो आप रह लो, मुझे छोड़ दो, मैं जाती हूँ, जब मन करता है तब आओ। ऐसा ज़माना है आजकल का। लेकिन उस ज़माने की बात है, बड़े घर की बेटी है, डर रही है कहीं ससुर को देवर को छोड़कर जाना पड़ जाए। तो कैसे क्या करूंगी? इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। इतना बड़ा आदमी, शादीशुदा आदमी है, आकर माफ़ी मांग रहा है स्त्री से, मुझे क्षमा करो, मुझसे तो अपराध हो गया, मुझे माफ़ करो, विनती कर रहा है। तो ये सुनकर आनंदी के में जो भी थोड़ा बचा था गुस्सा, सब पानी हो गया, खत्म हो गया गुस्सा। वो रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। मन का मैल कब धुलेगा? आंखों से पानी आएगा, हम रोएंगे तो मन का मैल धुल जाएगा। रोना अच्छा है, बहुत दुख को अंदर रखना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी रो लेना चाहिए, हंस लेना भी चाहिए, खुश हो। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? पत्नी पति से कहती है, लाला मतलब लाल बिहारी रो रहे हैं। श्रीकंठ का, मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? मेरे जीभ में आग लगे, कहाँ से मैंने झगड़ा उठाया? उसे अंदर बुला लो। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। लाल बिहारी को बहुत ग्लानि हो चुकी है, बहुत दुख हुआ है, कहीं चला गया तो कहाँ जाकर पकड़ कर लाओगे? मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, संदेश देने के लिए। वो ज़माने में कुछ नहीं था। अब क्या ठक करके 2 मिनट में मैसेज कर सकते हैं, कहाँ हो, जल्दी आओ। लेकिन पति को समझा रही है, पछताओगे, अगर लाल बिहारी चला गया तो कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं
अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। भाभी मैं जा रहा हूँ, भैया से कह दो, वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं भी उनको मुंह दिखाना नहीं चाहता। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। जाने लगा लाल बिहारी। आनंदी को देखा नहीं गया, आनंदी जाके हाथ पकड़ ली। कहाँ जाते हो, मत जाना। आंखों में आंसू भर गए लाल बिहारी के। मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे वहाँ जाऊंगा, कोई मेरा सूरत ना देखे, मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं जाने नहीं दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, कहकर बता रहा है। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। देखो मेरी सौगंध है, एक कदम भी आगे मत रखना। भाभी देवर को घर में रखना चाहती है, समझा बुझाकर। गलती हो गई, कोई बात नहीं। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा। देखो भाभी, भैया के मन में मेरे लिए जो बात है वो साफ हो जाए, गुस्सा है साफ हो जाए, तब तक मैं घर में कदम नहीं रख सकता। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ भी मैल नहीं। मैंने पूरी तरह आपको क्षमा कर दिया। आनंदी अपने देवर से कह रही है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारे मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे मैं इसी का हर्ष से स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लो इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। श्रीकंठ आए, भाई से गले लगाए, दोनों फुट फुट कर रोए। बड़ा भाई छोटा भाई दोनों फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी कहा, भैया ऐसी बातें मत कहना, कभी मत कहना कि तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, चाहे जो भी दंड चाहे दे लेना। श्रीकंठ कहा, भगवान की कृपा से ऐसा कभी नहीं होगा, अब जो हुआ है आगे कभी नहीं होगा करके बता रहे हैं। कहीं से बहनी माधव सिंह बाहर गए थे, वापस आ रहे हैं, देख रहे हैं बड़े घर की बेटी है, देखो झगड़ा सुलझा दिया। श्रीकंठ तो घर छोड़ को जाने के तैयार था या अपने भाई को भगाने को तैयार था। देखो बड़े भर की बेटियां ऐसी होती हैं कहकर बहनी माधव सिंह गए। ये बात सारे गांव में फैल गई, सब लोगों के को पहुंच गई ये बात। सब बातें करने लगे, बड़े घर की बेटी है, गुणवती है, घर को संभाल लिया, घर को बचा लिया, घर को टूटने से बचा लिया। ये था सुजान भगत, माफ कीजिए, बड़े घर की बेटी, गद्य प्रेमचंद जी द्वारा लिखित था। एक ऐसा संदेश दे रहा था, आप तक पहुंचा रहा था कि एक कुटुंब एक साथ रहे, प्रेम से रहे, संस्कृति से रहे, विश्वास से रहे, अपनी संस्कृति को बचाए रखे। दौड़कर भागकर अलग जाने से संस्कृति नहीं बचती, संस्कृति को बचाने से बचती है। ये संदेश देना चाहते थे। एक सजीव चित्रण हमारे आंखों के सामने दिख रहा था कि ये प्रेमचंद की साहित्य की लिखने की शैली है जो हमें इस कहानी को समझाया, हम समझ चुके हैं। अगली कक्षा में इस गद्य से संबंधित हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।